अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब पाकिस्तान के दौरे पर सुबह से अहम मुलाकातें, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के समेत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर ख़ारजा, इन सब से अहम मुलाकातें हुई हैं। और आप जानते हैं कि इन अहम मुलाकातों का मकसद जहाँ पर इलाकाई इस्तेहकाम और अमन की बात हो रही है, वहीं मुमकिना राउंड 2 की भी बात यकीनन ज़ेर बहस आई है। अलबत्ता हम ये ज़रूर, अगरचे बल्कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आपने देखा कि जो फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान हैं ईरान की जानिब से, इस्माइल बकाई साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वाइट हाउस की तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया कि स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर पाकिस्तान में के दौरे पर जा रहे हैं और वो उम्मीद करती हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेगा कि जिसके बाद एक डील की जानिब जो है वो बढ़ा जा सकेगा। JD वैंस जो कि नायब सदर हैं अमरीकी, उनके हवाले से उनका ये कहना था कि वो स्टैंड बाय पर हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भी भेजा जा सकता है। गोया ये ख्याल किया जाने लगा कि इस्लामाबाद में राउंड 2 मुज़ाकरात के बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान अब ज़्यादा दूर नहीं। अलबत्ता आबनाए हुरमुज़ की अगर कंडीशन देखी जाए तो जूं की तू है, जहाँ पर एक साइड से ईरान ने बंदिश की हुई है और उस पर काउंटर बंदिश अमरीकी US नेवल की जानिब से किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान यहाँ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है तो राउंड 2 किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या जल्द होने को भी हैं? क्या इसकी उम्मीद की जा सकती है? इस पर बात हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर हुमा बकाई, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, और उनके साथ इस कॉन्वर्सेशन में हैं फॉर्मर एम्बेसडर इमरान अली। बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर बकाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी कि ईरान कहता है कि वो बायलैटरल मुलाकातों के लिए है और इसके बाद उसने ओमान जाना है, रशिया जाना है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने, और हम बात करने के लिए नहीं हैं, अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर नहीं हैं। दूसरी जानिब वहाँ से जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को भेजा इसलिए जा रहा है कि मुज़ाकरात होने हैं। अब क्या समझा जाए कि ये किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? व्हाट इज़ द मिसिंग लिंक ओवर हियर? मिसिंग लिंक ये कि ये दोनों एक दूसरे से बात करने से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपनी अपनी गैलरी से बात करने की। जो इनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है, वो दोनों जो हैं दे प्लेइंग टू द गैलरी। तो व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया कि ईरान ने हमसे कहा है कि वो इंगेज होके बात करना चाह रहे हैं। सही। ईरान पाकिस्तान के नाइट ऑयल लैम्प समझिए बर्न करने के कहने पर आ तो गया है पाकिस्तान, लेकिन उसने स्ट्रिप को एक ट्राईलैटरल मीटिंग फ्रेंड्स ऑफ ईरान के साथ कर दिया। तो उसने कहा मैं मस्कत भी जा रहा हूँ और मैं मॉस्को भी जा रहा हूँ। उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर से और हमारे फॉरेन मिनिस्टर से तो बात कर ली, लेकिन उनका मैं तो अमेरिका से बात नहीं कर रहा। तो वो दोनों जो है, ईरान तो लावा है इस बात पर कि वो ये कहे कि मैं ये नेगोशिएशंस अपनी टर्म्स पे करूँगा जब मेरी कंडीशंस मीट होंगी और डिक्टेशन नहीं होगी US की। राइट। तो आपको याद है कि लास्ट टाइम भी उन्होंने यही किया था, पहली दफा वो तैयार थे। बाय द वे हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था जिसमें वाइस प्रेसिडेंट वापस गए, उसमें जो अब बातें बाहर आ रही हैं उसमें ये कहा गया था वी वर इंचेस अवे। राइट। उसके बाद ईरान जो है अब वो शायद ज्यादा गारंटीज चाहता है, वो इस टेबल से वो कुछ लेके उठना चाहता है जिस तौर ईरान में कहा जा रहा है नेवर अगेन। और उसे ये भी लगता है कि शायद उसके पास लग्जरी ऑफ टाइम है और अमेरिका के पास शायद लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है। 1 मई की डेडलाइन है जब कांग्रेस से वॉर को राउट करना है। 4 चाइना का विजिट है और ओवरऑल ओनरशिप जो है वॉर की उसमें कमी आ रही है। पैसों का इशू है, डिप्लीटिंग मिसाइल्स का इशू है, लीकिंग सिचुएशन रूम की मीटिंग्स का इशू है। तो आई थिंक और ईरान इज जस्ट मोर कंफर्टेबल इन दिस न्यू स्पेस। ये जो उसने अपने लिए स्टैचर एक्वायर किया है ना, ईरान इन सम वेज मुझे लगता है इसको एंजॉय भी कर रहा है। अच्छा, इमरान अली साहब, आप भी इसको इसी तरह से देखते हैं कि ईरान जल्दी में नहीं है, जबकि दूसरी जानिब जो दूसरा फरीक है अमेरिका वो जल्दी में है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं और जो दीगर उमूर हैं जिसमें कांग्रेस का जिक्र किया कि वहाँ से भी उनको एक परमिशन लेनी है, और रिपब्लिकन्स का आपने देखा कि इकोनॉमिस्ट में तो ये आया कि शायद दे आर गोइंग टू लूज द हाउस
اگر اسی طرح سے یہ معاملات جاری رہے. How do you look at it? ہاں جی probably they are going to lose the house. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. if they can't pull off a rabbit, کہیں سے نکال لیں اس کے اندر سے. ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے جی کہ امریکہ کو پتا ہے کہ اب آگے کوئی ایزی سولوشن رہ نہیں گیا. وہ اس سے 2 گنا 3 گنا بمبنگ کر دیں گے اور کانفلکٹ بڑھ جائے گا. میزائلز یو اے کے اوپر رین ان کریں گے, گلف کے اوپر. یاد ہونا کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ دے کین ٹوٹلی ایلیمنیٹ ایران کی لیڈرشپ سے میری مراد ہے ان کی وار مانگرنگ کی, وار کرنے کی جو ایبلٹی ہے ڈیفینس کی, وہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ اگر کوشنر اور وٹکوف آ رہے ہیں تو بیہائنڈ دا سینس کہیں مل لیں گے ایرانیوں کے ساتھ. اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ کوشنر اور وٹکوف پہلے یہاں پہنچے ہوں. وی ڈونٹ ریئلی نو دیز تھنگس کہ یہ کب کیسے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو آج رات ایرانین وفد جاتا ہوا دکھائی دے. تو اس لیے اگر وہ آ رہے ہیں تو پرابلی ان کی کوئی بات چیت ہوگی, میرا اپنا یہ خیال. اچھا ڈاکٹر بقائی, آپ کو لگتا ہے کہ ایران اب ایک فائنل پروپوزل کے ساتھ آیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ کہتے تھے نا کہ یونیفائڈ پروپوزل کے ساتھ آئیں, بیکاز ہی بلیوز کہ ایران کے اندر جو اس وقت ڈیسیشن میکنگ ہے وہ ذرا مشکل ہے. اور گزشتہ روز تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے. سو ڈو یو تھنک کہ ایک فائنل پروپوزل کے ساتھ ہی ایران یہاں پر آیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے نادیہ کہ جو ایرانین سٹیٹمنٹس ہیں اور جو امریکن سٹیٹمنٹس ہیں نا, اس میں ہمیں کوئی میٹنگ سپیس نہیں نظر آتی. یہ صورتحال نیوکلیئر نوٹ میں بھی یہی ہے. حالانکہ جو ٹرکش فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ نیوکلیئرائزیشن پر تقریباً جو انریچمنٹ پر بات پہنچ گئی ہے, لیکن آخر میں کچھ باتیں ہیں جو اٹکی ہوئی ہیں. اب وہ جو کچھ بات ہے نا وہ کرٹیکل ہے. وہ کچھ بات یہ ہے کہ جو انرچڈ یورینیم ہے وہ ایران کے اندر رہے گا یا ایران وہ کسی کو ہینڈ اوور کرے گا. ایران نے کہا یہ میری اسٹریٹجک ریڈ لائن ہے, میں کسی کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا. اور جیسے کہ ابھی عمران صاحب نے کہا کہ یو ایس کے پاس پھر کیا آپشن ہے؟ اٹ بومبز ایران مور. اچھا بومب کر دیں آپ. آلریڈی وہ جس کو یورینیم ڈسٹ کہتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ آلریڈی کہیں ہے دبی ہوئی ملبے میں اور کہیں ہے. انٹیلیجنس ان کی انکمپلیٹ ہے اس حوالے سے. وہ بومب کر بھی دیتے ہیں تو یو نو اٹ از ویری ڈینجرس. پرولیفریشن کے ایشوز ہیں. تو یہ جو ہارڈ پاور کا ایکسٹینسو استعمال کیا یو ایس نے, وہ اٹ ہیز بیک فائرڈ. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ the only thing جو ایکسیپٹیبل ہوگی ایران کو وہ یہ کہ یہ جو انرچڈ یورینیم ہے نا, اس کی انسپیکشن وہ IAEA کے لیے کھول دے گا, کسی اور ملک کو نہیں دے گا, اور امریکہ کو تو بالکل نہیں دے گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا had said that you know they could safely take it away. تو کیا جو نیکسٹ وزٹ رشیا کے ساتھ ہے, کیا it could be that? نہیں جی, دونوں دفعہ ایران نے اس کو ڈکلائن کیا ہے. اگر ابھی کوئی نئی کانورسیشن ہو اب ان کے وزٹ میں تو میں نہیں کہہ سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, ہرمز پہ بھی ایران کانسٹنٹلی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہرمز پہ میرا کنٹرول ہے, میں نے وہاں سے ٹول کے پیسے لیے ہیں, وہ میں نے بینکوں میں جمع کیے. ابھی ہمارا کوئی بہت بہادر سا صفائی صحافی جو ہے وہ وہاں رپورٹر وہاں پہنچ گئے تھے اور وہ ایک کشتی میں سپورٹ کرتے ہو کر I saw it on my own TV چینل کہ جی ہرمز تو بالکل ایران کے کنٹرول میں. تو یہ جو کلیش آف نیریٹیوز ہے نا, یہ دور کر رہا ہے حل کو. ایک تھیٹر, ایک تھریٹ تھیٹر کریٹ کیا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, جو ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا طریقہ سفارتکاری ہے نا, جو ٹویٹ ڈپلومیسی انہوں نے نئی چیز نکالی ہے, ٹویٹنگ آفٹر اٹ ہیز ہیپنڈ بٹ کانسٹنٹلی ٹویٹنگ بائی سیلف ڈیفیٹنگ ہے, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر ایران بھی ٹویٹ کر دیتا ہے. صحیح. تو بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. تو عمران صاحب آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو کوآرسو ڈپلومیسی ہے جو اب تک امریکہ کی جانب سے نظر آ رہی ہے, جس میں ایران نے یہ کہا کہ کسی بھی دباؤ کے ماحول میں ہم کسی قسم کے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں, اینڈ اسپیشلی دا US نیول بلاکیڈ. اب یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے سیکنڈ راؤنڈ بھی نہیں شروع ہو رہا. دوسرا جو اس وقت ان کی پوری ملٹری اور ان کی اسٹریٹ کے اندر پریزنس ہے امریکہ کی, تو یہ صرف کوآرسو ڈپلومیسی کے لیے ہے یا دے آر آلسو تھنکنگ ادروائز؟
پھر جی ان کا ضرور کوئی ایسا پلان ہوگا کہ وہ ہرموز پہ کیپچر کر لیں وچ ول جو اتنا مشکل کام ہے لیکن نوئنگ دی امریکنز کسی اسمارٹ نے لڑکے نے کہا ہوگا یا ہیکسٹ کا رات کو خواب آیا ہوگا کہ جی بھیج دیتے ہیں کیپچر ہو جائے گا ویل ہولڈ اٹ ویل ٹیل دا ورلڈ وی کین ہولڈ ہرموز اور یہ اور وہ لیکن آئی ایم افریڈ اس کے ساتھ پھر دوسرا ایران کو جو ڈی کیپیسیٹیٹ کرنے کی اس کی فائٹنگ ایبلٹی کو وہ پھر ہولناک والی بومبنگ کی طرف بات چلی جاتی ہے تو بڑا ہی مشکل ہے میرا خیال ہے ابھی تک تو کوسیو ڈپلومیسی یاد رکھیں لیکن امریکہ ایک ریشنل ایکٹر نہیں ہے امریکہ کے جو کیبنٹ ہے یہ اٹس ناٹ اے ریشنل ایکٹر تو ایران کو بھی بہت زیادہ اس کو طول نہیں دینا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ ایران کے ڈی این اے میں پرانا ہے کہ وہ نیگوسیشنز کو بہت طول دیتے ہیں تو ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں کوئی ریشنل ایکٹر نہیں ہے انہوں نے بھی بہت بہت ظلم برداشت کیے ہیں ابھی تو ویڈیوز نہیں سامنے آتی ہیں انہوں نے ریسٹرکٹ کی ہوئی ہیں civilian structures, hospitals, schools, other than مناب اسکول ٹارگیٹ ہوئے ہوئے ہیں تو اس لیے ان کو بھی تھوڑا سا اور انہوں نے میرا خیال ہے اچھا کیا ہے کہ وہ آئے ہیں اور ایٹ لیسٹ وہ رسپانس دے رہے ہیں نو بڈی کین سے کہ جی وہ تو بات ہی نہیں کر رہے وہ پاکستان آئے ہیں رسپانس دیں گے اور میرا آئیڈیا غلط ہو سکتا ہوں کہ شاید مل ول بھی لیں لیکن شاید اناؤنس نہیں کریں گے کہ ہم ملیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر بقائی جیسے عمان ٹائپ میڈیشن ہوئی کہ جس میں انڈائریکٹ ٹاکس ہی ایک طرح سے رہی کہ ایک دوسرے کے سامنے نہ بیٹھے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائملٹینیسلی دونوں اپنے بلاکٹ کو ختم کر دیں یا غیر اعلانیہ طور پر ختم کر دیں میرا خیال ہے آج جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایران نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہو اور وہ کنوے کیا جائے اور شاید اس پہ اگر بات چیت ہو سکتی ہے تو صورتحال آگے بڑھے دیکھیے ایران کے پاس اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران ہیز اے ویک ہینڈ لیکن وہ ویک ہینڈ وہ بہت سمارٹلی کھیل رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ از اٹ پنچنگ ابو اٹس ویٹ اور یہ جو ایکسٹینڈنگ ہے اور یہ جو پوسچرنگ ہے اور یہ جو ہم آپ سے لڑنے کو تیار ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہو جائے بٹ بالکل صحیح کہا عمران صاحب نے کہ امریکہ ریشنل پلیئر نہیں ہے لیکن ایران بھی جو آپٹکس کریٹ کر رہا ہے نا وہ آپٹکس وہ یہ کریٹ کر رہا ہے کہ وہ ماسکو جا رہا ہے اس کے بعد وہ مسقط جا رہا ہے مسقط واحد گلف اسٹیٹ ہے جو نیوٹرل ہے اور سپورٹیو آف ایران ہے اور جب یہ پوری جنگ ہوئی تو انہوں نے مسقط کو بالکل ٹارگٹ نہیں کیا تھا مسقط ریمینڈ امیون آف دا ٹارگٹس جو پوری دوسری گلف اسٹیٹس ٹارگٹ ہوتی تھی مسقط یا دوحہ کو ٹارگٹ انہوں نے نہیں کیا تھا اسی طرح جو ان کی کیپیسٹی ٹو ہٹ بیک ہے نا اس کو پیچھے سے مجھے اور آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ کون اسٹرینتھن کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیس گیم چل رہا ہے اور وہ چیس گیم ہے یوکرین کا کیونکہ رشیا کہتا ہے کہ یورپ یوکرین کے تھرو مجھے کمزور یا مجھ سے جنگ جاری رکھ رہا ہے ٹھیک اور مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اس جنگ کا فائدہ رشیا کو ہوتا ہی چلا جا رہا ہے چاہے وہ اس کا یوکرین کے اوپر ہولڈ ہو چاہے اور ابھی بائی دا وے انہوں نے کہہ دیا کہ یوکرین کوئی یورپین یونین کا ممبر نہیں بن رہا اگر یہ یورپین یونین نے کہا ہے اور اگر ایران جنگ بندی کر دے اور صورتحال بہتر ہو جائے تو ہم ایران کے ساتھ تعلقات کھول لیں گے سوئٹزرلینڈ نے تو کہہ دیا ہے کہ میں نیوٹرل ملک ہوں میں وہاں ایمبیسی کھول رہا ہوں تو اگر آپ ان ٹینجیبل ریئل ٹرمز دیکھیں تو ایران نے آلریڈی بہت سارا فیض اٹھا لیا ہے اس سے ان ٹرمز آف اسٹیچر ان ٹرمز آف ریلیشنز ود ادر اسٹیٹس اب میرا خیال ہے ایران جو چاہ رہا ہے وہ دو چیزیں اور وہ ریشنل ہیں ایک چیز کہ وہ اپنی سیکیورٹی کی گارنٹی چاہتا ہے صحیح اور وہ سیکیورٹی کی گارنٹی کہیں جڑی ہوئی ہے اس کے نیوکلیئر پروگرام سے کیونکہ جب میں نیوکلیئر ایکسپرٹ سے بات کرتی ہوں نا نادیہ وہ سب مجھے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا تھریش ہولڈ نیوکلیئر سٹیٹس شاید ریٹین کرنا چاہ رہا ہے جو ساری مشکل بنی ہوئی ہے بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس اب دیکھنا یہ کہ یہ ورک آؤٹ ہوتا ہے یعنی امریکہ کے لیے تو بڑا ہی آسان ہے جی ہرمز کا بلاکیٹ کھول دے ایران کے پاس وجہ بن جاتی ہے کہ ہماری بات بن گئی ہے اور they will come back to the negotiating table. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے
वेलकम बैक। इन फोकस हैं फॉर्मर एम्बेसडर इमरान अली और उनके साथ हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई। ये जो जंगबंदी हुई है इमरान साहब, ये ज़ाहिर है कि ये एक्सटेंशन है इस जंगबंदी की और ये हमेशा के लिए नहीं हो सकती। देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन टू इट। अब पाकिस्तान का जो किरदार, जिसे कल वाइट हाउस की तर्जुमान ने भी कहा कि दे हैव बीन वेरी इनक्रेडिबल और बहुत ज़बरदस्त मीडिएटर रहे हैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस। एज अ मीडिएटर पाकिस्तान कॉशियस डिप्लोमेसी एक्सरसाइज करते हुए किस हद तक आगे जा सकता है? बिकॉज डू यू थिंक देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ ए ए लाइन कि भाई इसके बाद अब हम ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकते, हम दोनों को फोर्स तो नहीं कर सकते, या आप समझते हैं कि यही वो कामयाब डिप्लोमेसी होगी कि जो इस वक्त डिप्लोमेटिक इम्पैस है इसको किसी तरह से ब्रेक करें और एक और ऑफ रैम्प दिया जाए दोनों को? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान के कई ऑफिशियल हलकों में थोड़ी सी एग्जैस्परेशन है, लेकिन ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप इतना आगे आ गए हैं कि अब पीछे जाना इस कम से कम इन नेगोशिएशंस में ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान शुड ट्राई इट्स बेस्ट। और डॉक्टर साहबा की बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये जो मस्कत और रशिया जा रहा है, ये भी अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन को ईरान स्ट्रेंथन करने के लिए जा रहा है। अलबत्ता एक चीज़ से मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम में ज़रूर बताऊंगा, ये जितनी आपकी ट्वीटों के ऊपर तारीफ़ें होती हैं ना, ये आपको उतना ही कम क्रेडिबल नेगोशिएटर बनाते हैं। जितना आपके को फेवरेट्स कहा जाता है, उतना ईरान ये समझता है कि वी आर वेरी क्लोज टू दोज कंट्रीज। आज रशिया ने भी तारीफ कर दी। एक तो अगर तारीफ कर भी देते हैं, हमें बार बार नहीं उछालना चाहिए। एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन वी आर प्लेइंग आवर पार्ट। वी हैव हैड एनफ ऑफ दिस। उसने भी तारीफ कर दी, इसने भी तारीफ कर दी, काफ़ी हो गया। हमें यूएस की भी हर तीसरे चौथे बंदे की स्पोक्स पर्सन की रोज़ तारीफ नहीं चाहिए। वी वांट कंक्रीट थिंग्स टू हैपन। इस तारीफों से बेहतर है कि वो अपने ब्लॉकेट को हटाएं, ना कुछ नरमी कर दें, कि होप की फीलिंग दें ताकि हमारा काम भी आसान हो। सही। तो अब आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी, पहले आप इसका जवाब दें, देन आई विल गो टू डॉक्टर बकाई। डू यू रियली थिंक, नो आईड रादर से, हाउ डू यू थिंक द सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इज एक्चुअली नियर, या आप समझते हैं कि अभी भी बड़े दिन बाकी हैं? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स करीब है, और अगर दोनों नेशंस अपनी ये ईरान और अमेरिका अब बस कर दें इस पोस्चरिंग को, तो ये ओवरऑल एग्रीमेंट भी हो सकता है। ये इतना मुश्किल नहीं है। ओमान तक आपने बहुत इसमें मेहनत की है, JCPOA में आपने बहुत मेहनत की है। नई चीज़ें क्या है? नई चीज़ें हॉर्मोज है और नई चीज़ें लेबनान है। लेबनान एक वहशी दरिंदे की तरह इसराइल बिहेव कर रहा है। अगर अमेरिका नहीं रोकना चाहता तो आई एम अफ्रेड फिर ये प्रॉक्सीज कभी नहीं जाएंगी, जिनको ये प्रॉक्सीज कहते हैं। अमेरिका विल हैव टू डू अ रीथिंक। तो मेरा ख्याल है सेकंड राउंड करीब है, और मेरा ख्याल है कि एग्रीमेंट भी हो जाएगा। आप क्या कहती हैं डॉक्टर बकाई, सेकंड राउंड होने को है जल्द? देखिए, हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं बताऊं, आज उन्होंने हुटीज ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इशारा किया है कि, और हुटीज आपको पता है दे आर आल्सो सीन एज इरानियन प्रॉक्सीज, कि हम रेड सी में जो चोक पॉइंट्स हैं मंदल अरब, उसको भी बंद कर सकते हैं। अगर उन्होंने वहां ट्रबल भी ब्रू कर दी ना वहाँ, देखिए सी में क्या होता है, आप एक खौफ जनरेट करते हैं और सी फेयरिंग बंद हो जाती है, और उससे फिर सप्लाई चेन्स रुक जाती हैं। तो ये अगर डायरेक्ट वॉर नहीं हुई ना, तो भी जो इसका फैलना है वो दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह। और ईरान की स्ट्रैटेजी यही है कि वो सिर्फ हरीफ को हिट नहीं करता, उसने सिर्फ आपको पता है, अगर मैं आपको परसेंटेज दूं ना, जब ईरान वॉर हो रही थी, ईरान पर तो शायद 21 हमले किए इजराइल ने और अमेरिका ने मिलके, लेकिन जो ईरान ने हमले किए ना, देवर ओनली 17% ऑन तल अवीव एंड बाकी सब गल्फ स्टेट्स और सऊदी अरेबिया पे। तो वो तो पेन ही कहीं और इन्फ्लिक्ट करता है ताकि थिएटर बड़ा हो जाए वॉर का, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए, मैं समझती हूँ पाकिस्तान बड़ी सेफ पोजीशन में है जी। हम मेच्योर स्टेट के तौर पे बिहेव करें, वी आर द एडल्ट इन द रूम, और हम like I said to you earlier also, we can take the horse to the water, we can't make it drink। तो पाकिस्तान का किरदार तो हिस्ट्री में जाएगा एज अ स्टेट who did everything, हर कुछ जो कुछ वो कर सकता था। और मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर आपको कोई डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं हुई और कोई डिसीजन नहीं मिला या वे फॉरवर्ड नहीं मिला,
Pakistan will continue to work, and it should. सही। बिकॉज ये तो पाकिस्तान का स्टैचर भी ज्यादा हो रहा है, और ये कोई तो इस मुल्क में जिम्मेदार होगा, कोई तो इस दुनिया में जिम्मेदार होगा, और पाकिस्तान के पास इस वक्त तो गुड स्पेस है, तो व्हाई नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई, इमरान अली साहबा फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रात जहां अब्बास अरागची साहब ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद पर तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी, वहीं हुकूमत की जानिब से यकायक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया गया, और वो भी 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर। आज इसी हवाले से बात करते हैं। इन फोकस हैं वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अली परवेज़ मलिक साहब, क्या जवाज़ है इस बार 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाने का? नादिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। गुजारिश इस तरह से है कि इस जो क्राइसिस का मुस्तकिल हल है वो तो यकीनन जो एफर्ट्स वज़ीर आज़म साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और जो फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं उसी के साथ बंधा हुआ है, और हमें इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एक बड़ी अर्नेस्ट और एक बड़ी सिंसियर एफर्ट करें, और अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और ये पाकिस्तान के लिए भी शायद एक फ़ख्र का मौका है कि जी हम इस तरह से एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। बेशक। अब आपने 2-3 बातें की। एक तो ये कि यकायक कीमत को बढ़ा दिया गया। यकायक तो नहीं बढ़ा दिया गया, क्योंकि ये हमने जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर राइज है उसके अंदर हर जुमे को जो बैनुल अक़वामी मंडी होती है उसके अंदर जो उतार चढ़ाव होता है उसको देख के हम कीमत को तय करते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक और मामला है वो ये है कि आपकी क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं, आपके वादे हैं जिनकी आपको पासदारी करनी पड़ती है, क्योंकि आपने IMF के साथ बाकी के लेंडर्स के साथ एक अपना निज़ाम मिल के चलाना है, क्योंकि आपके पास अगले 3-4 साल के अंदर आपके पास 80-90-100 बिलियन डॉलर की ऑब्लिगेशन है। तो आपको उनके वादों की पासदारी करते हुए इन चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलना पड़ता है। और मुझे इसके ऊपर भी फख्र है कि जी कि हमारे पास ना कोई बहुत बड़े ज़खायर थे, ना डॉलर के ना तेल के, उसके बावजूद हमने बहुत से ममालिक से बेहतर इस क्राइसिस को हैंडल किया। और शायद कीमत की तकलीफ तो आई पर शायद दस्तयाबी के अंदर कभी कोई तकलीफ नहीं आई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब जुमे को फ्लैट्स की कीमत निकाली गई तो पेट्रोल के अंदर कोई उसके अंदर रद्दोबदल नहीं था, पर उसके अंदर क्योंकि आपने 80 रुपए की एक, आप जानती हैं वजीर आजम साहब ने इस क्राइसिस के अंदर आके एक अनाउंसमेंट की थी कि मैंने IMF से 1 महीने की कंसेशन ली है कि मैं ये 80 रुपए की लेवी जो है मैं इसको वेव कर सकता हूँ। तो उन्होंने उसको जो वेव किया था, अब उसका वक्त इख्तिताम पे होने जा रहा है, तो हमने मरहलावार उसको वापस रीइंस्टेट करना है ताकि हमारा जो खसारा है वो काबू में रहे, क्योंकि वो खसारा काबू में रहना इज द एंकर टू योर IMF प्रोग्राम। तो उसकी वजह से उनको 26 रुपए लेवी बढ़ानी पड़ी, जो कोई इजाफा नहीं है। जो क्राइसिस से पहले लेवी की जो सतह थी वो डीजल और पेट्रोल के ऊपर बराबर बराबर थी। डीजल क्योंकि ज्यादा एक करीदी उसकी हैसियत है हमारी मईशत में, उस पे आज भी जीरो है, और उसको पूरे का पूरा बोझ को ट्रांसफर पेट्रोल पे किया गया था, और हमने डायरेक्ट सब्सिडी के जरिए 100 अरब रुपए सूबों की मदद के साथ दे के मोटरसाइकिल वाले को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार उसको लगाना शुरू किया। वरना अगर आप कलेक्टिवली देखें तो वेयर द लेवी स्टूड ऑन पेट्रोल एंड डीजल, उसकी लीटरेज को आप देख लें और आज के साथ मुआवजा कर लें तो अभी भी लेवी कम है प्री क्राइसिस वक्त से। बट हमें ठीक IMF के डायरेक्शन के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ इसको वापस रिस्टोर करना है, जिसकी तरफ हम ये जिम्मेदाराना कदम ले रहे हैं। सर, अगर IMF के तहत ये लेवी को बढ़ाना है और अब मरहला वार शुरू हो रहा है, आपको याद होगा जब पिछली लेवी लगी थी तो पेट्रोल पे 106 रुपए लेवी थी, जिसका कि जिक्र ऑपोजिशन जमातों ने किया, शोर किया, और उसके बाद हमने देखा कि विद इन 24 आवर्स वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उसको रिवर्स भी किया। उस वक्त से ये डिस्कशन है कि आया ठीक है IMF प्रोग्राम के तहत हम कर रहे हैं, बट कोई कानून है, या जब भी माली मसाइल आए या रेवेन्यू के मसाइल आए तो ये तो सबसे आसान होता है हुकूमत के लिए कि लेवी की मद में एक साथ आप बढ़ाते चले जाएं एंड यू गेट इट एंड यू नो दिस वेरी वेल। तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रही हूँ कानून क्या है, या IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कहाँ तक लेकर जानी है फी लीटर पेट्रोल पर और डीजल पर लेवी?
नादिया, पहले तो मैं कुछ जो करेक्शंस कर दूं। लेवी पेट्रोल के ऊपर 160 रुपए थी, 106 रुपए किसी वक्त होती थी, पर मैं उसकी आपको तारीख बताई कि असल में ये आपको 80-80 रुपए दोनों फ्यूल्स के ऊपर लगानी है, पेट्रोल और डीजल, एंड दैट इज द अंडरस्टैंडिंग विद द IMF। राइट। अब क्योंकि जो डीजल की कीमत थी वो इस क्राइसिस में $80-90 से बढ़ के $300 को भी क्रॉस कर गई थी प्रीमियम को ऐड करके। तो और आपने डीजल के अंदर, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है, जिम्मेदारी के अंदर इस्तेमाल होती है, आपकी एग्रीकल्चर में होती तो है, आप लोगों ने उसे सिफर किया। आपने उस लेवी को जीरो कर दिया हुआ था और उसका सारा बर्डन पेट्रोल पे ट्रांसफर किया था। और जो कमजोर तरीन लोग थे जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, उनको आपने कैश ट्रांसफर्स के जरिए इंसुलेट कर दिया था। अब तो जब आपने, जो लोग समझते हैं कि जी बड़ा शोर मचाया तो वजीर आजम साहब ने काम कर दिया, उसके पीछे इस तरह से नहीं है। एक कंटिन्यूअस एंगेजमेंट IMF के साथ चल रही थी। जब उनकी रजामंदी आई तो आपने रिलैक्स कर दिया, और वजीर आजम साहब ने उस वक्त भी कहा कि ये तकरीबन 1 महीने के लिए मैंने कंसेशन ली है, हम उनसे इंगेज हैं, जिस तरह से वो बताएंगे उनके साथ मशावरत के साथ, वी विल हैव टू रिस्टोर इट, बिकॉज एनीथिंग दैट कुड बी वर्स देन फ्यूल क्राइसिस इज एन एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस। और जब हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत में किया था, तो उसके नताइज आपने और मैंने ही भुगते थे ना। जब आपकी मुल्क दिवालियापन के नहज पे पहुंच गया था, हमारे स्टोरों की शेल्फें खाली हो ठीक गई है, थी। तो अली परवेज साहब मुझे सिर्फ इतना बताइए ना कि आपने कहा कि मरहलावार, ओके, तो सर मरहलावार जब आप कह रहे हैं कि अब आप इसको वहां तक लेकर जाएंगे जहां तक की अंडरस्टैंडिंग है, तो जरा लोगों को बता दें इस वक्त के पेट्रोल पे इस वक्त फी लीटर कितनी लेवी हुकूमत ले रही है और कहां तक आप इसको मरहलावार लेकर जा रहे हैं? देखें, मैंने आपसे नादिया तीसरी दफा कह रहा हूं कि 80-80 रुपए आपने पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगानी है। जी। अब आपने डीजल के ऊपर उसको जीरो किया हुआ है, और जो पेट्रोल के ऊपर आपने लगाई हुई है वो पहले 80 रुपए थी, और अब आपने इसको अंदर 26 रुपए का इजाफा किया, तो 105-6 रुपए वही तो सर मेरा सवाल है कि जब इसलिए तीसरी बार आपको कहना पड़ रहा है कि व्हेन यू आर सेइंग इट इज गोइंग टू बी 80-80, व्हाई यू इंक्रीजिंग इट ऑन पेट्रोल? ठीक है, उस वक्त आपने डीजल को सिफर किया, तो सर फिर डीजल पे सिर्फ बढ़ाए ना, पेट्रोल के ऊपर बढ़ाकर, और बोझ भी तो बढ़ रहा है ना। मैंने यही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की ना, क्योंकि कमजोर तरीन तबकात जो हैं वो डीजल के ऊपर उनका इन्हिसार ज्यादा होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, हॉलेज के अंदर, आपका ट्रैक्टर्स के लिए आपका एक वो सीजन हार्वेस्टिंग का चल रहा था, तो आपका ये मशवरा है, आई विल टेक इट बैक टू द गवर्नमेंट के जी, हमारे मीडिया के साथियों का ये मशवरा है कि डीजल के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय इक्वली दोनों के ऊपर शेयर करें, या IMF से कंसेशन लेके यहाँ पे फ्रीज करें। बट दिस इज ए डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ जो आपको IMF की मशावरत के साथ तय करना है। योर प्रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन is well noted जी, but there is no easy solution। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। देखिए, आपने भी इब्तिदा में कहा और दुनिया जानती है, जाहिर है कि तेल हम आलमी मंडी में जो कीमतें होंगी उस पर डिपेंडेंट है, और इस वक्त एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें पाकिस्तान इस डिप्लोमेटिक इम्पास को हल करने की कोशिश कर रहा है, बट खुदा न खास्ता ये मज़ीद कंटिन्यू रहता है, तो पाकिस्तान के पास फिर क्या हुकूमत ने वर्कआउट किया है? हाउ आर वी गोइंग टू हैव अ प्लान बी? क्योंकि इस तरह से अगर एक तो तेल की बर वक्त तरसील, यानी कि हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं, और दूसरा ये कि किस तरह से आप अपनी गवर्नमेंट को या अपने लोगों को कैसे आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कितना बोझ इस वक्त आम आदमी पर आ रहा है। चले, गरीब को तो इंसुलेट कर लिया सर, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब हो रही है। फिर नहीं नादिया, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि अवाम तकलीफ के अंदर है, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड ऑयल शॉक। दुबई के खाम तेल की कीमत कभी $170 आज तक तारीख में नहीं गई, सही कभी तक नहीं छुआ $170 को, जो इस वक्त गुजर रही थी इस क्राइसिस के अंदर। तो आई अंडरस्टैंड द पेन। अब जो आप बात कर रही हैं कि जी अगर ये बिगाड़ आता है इस तनाज़े के अंदर तो आप क्या करेंगे? देखें, देयर आर 2 एलिमेंट्स टू दिस। वन इज के अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराया जाए, उसके लिए हमने ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स एंड सारी चीजों का इंतजाम रिकॉर्ड की स्पीड के ऊपर किया है। आप देखें, हिंदुस्तान के पास 600
बिलियन डॉलर के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे, 60-70 दिन का ऑयल उनका स्टोरेज थी, अपनी हुकूमत की स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। उसके बावजूद वहां पे जो विजुअल्स आपके पेट्रोल पंपों के आए वो सबने देखा। पाकिस्तान ने इन सारी चीजों के बावजूद दस्तयाबी को यकीनी बनाया, और ये इसके पीछे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार है, और बुनियादी तौर पे सऊदी अरेबिया का। अब इसके बाद दूसरी बात आ गई कि ऑयल शॉक को आप किस तरह, प्राइस को किस तरह इंसुलेट कर सकते हैं। तो नादिया देखें, लिमिटेड ऑप्शंस ही किसी भी हुकूमत के पास होती है ना, वो तो ये है कि या तो आप सब्सिडाइज कर लें, जिसके लिए हुकूमत ने 50-50, 60-60 अरब रुपए भी हफ्ते के अंदर इस्तेमाल किए, पर क्योंकि आपकी फिस्कल स्पेस लिमिटेड थी, आपको फिर टारगेटेड सब्सिडीज के ऊपर माइग्रेट और ट्रांजिशन करना पड़ा। अब इसके अलावा दूसरा तरीका इस बोझ को कम करने का ये है कि आप इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, जो लेवीज हैं, उनको कम कर दें, वाइल नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर प्राइमरी जो डेफिसिट का या प्राइमरी सरप्लस का टारगेट। इसका मतलब ये है कि या तो अपने इखराजात को कम करें, या अपनी डेवलपमेंट को कम करें, या फिर अपनी आमदनी को, जिसके अंदर जो अमीर तबका जो टैक्सेशन की नेट में नहीं है, उनको अंदर लेके आए। तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंटरवेंशंस, और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर प्रोग्राम बना रहे हैं, बट इन कंसल्टेशन विद IMF, बिकॉज इफ यू डू नॉट take the lenders on board, so the situation can deteriorate and spiral out of control. That is the only precaution that we have to take. Sir, while we completely understand कि जो मुश्किलात हैं, जाहिर है कि उसी के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, लेकिन गिला सिर्फ आप लोगों से नहीं, हर हुकूमत से रहा है कि रेवेन्यू के जो दूसरे मौके हैं उनको एक्सरसाइज करने में इतने साल लग जाते हैं, और सबसे आसान फिर ये रह जाता है कि आप लेवी बढ़ाते हैं और अपने रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करने की कोशिश करते हैं। तो खुदारा जो आपने आखिर में बात कही ना कि हम उन तबकों को लेकर आए, उस पर ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है और फास्ट काम करने की जरूरत है। I concede on that point, नादिया। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो कि रिग्रेसिव होती है, एक गरीब आदमी अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा उसके अंदर सर्व करता है एज अ परसेंटेज, तो हमें वो ट्रांजिशन करके डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाना है, और हमारी मईशत के अंदर जिस तबके का जितना हुजूम है उसको टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। एंड कलेक्टिवली दिस नंबर जो शहबाज शरीफ साहब ने 9% से उठा के 11% पे कर दिया, पर इसकी क्वालिटी और इसके क्वांटम को भी 15% तक ले जाने के लिए सूबों की मुशावरत के साथ आपको आगे और अग्रेसिव काम करना पड़ेगा। आई कैन नॉट एग्री मोर विद व्हाट यू आर सेइंग, बट टिल द टाइम वी गेट टू दैट पॉइंट, तो ये जो 70 साल का बिगाड़ है, इसका कोई हल हम जंगी सूरत हाल में तो नहीं निकाल सकते। दैट इज व्हाट आई एम प्लीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच अली परवेज मलिक साहब फॉर बीइंग विद अस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।